जस्ट इमेजिन एक इतनी स्ट्रॉन्ग लेजर वेव जो कि 400 किलोमीटर दूर उड़ रहे एयरप्लेन को मिनटों में पिघलाने की ताकत रखता हो। या फिर जरा सोचो, हर एक देश के बॉर्डर पर एक ऐसी अदृश्य इलेक्ट्रिक फेंस हो जिसे अगर किसी ने छू लिया तो वहीं उसका शरीर भाप बनकर हवा में मिल जाएगा। हाँ, ये सारी चीजें आपने बस मूवीज और किन्हीं कार्टून में ही देखा होगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये सारे इन्वेंशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड द इन्वेंटर इज नन अदर आर निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया था जिनमें यह दोनों खासियत थी, और इस डिवाइस का नाम था द डेथ रे। यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसा डिवाइस भी बना लिया था जो मैन मेड भूकंप लाने की भी क्षमता रखता हो। और वो डिवाइस कितना बड़ा था आपको पता है? सिर्फ अपने पॉकेट में फिट कर सके उतना। इनफैक्ट इस डिवाइस के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है, जिसमें निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क के सबसे फेमस ब्रिज ब्रुकलिन पर टहलने गए थे, तब उनके पॉकेट डिवाइस से पैदा हुए भूकंप ने उस ब्रिज तक को गिरा दिया था। इस हादसे से आप उसके पावर का अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हो। वेल, अब बात यह आती है, यह डिवाइस उन्होंने कैसे बनाए और क्यों बनाए? तो उसके लिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त और आज का होस्ट निखिल जोशी। बचपन से ही निकोला टेस्ला एक अलग किस्म के इंसान थे। उन्हें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने और इन्वेंशंस करने में बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने बचपन में ही साइंस की बड़ी बड़ी किताबें और लॉगरिथम टेबल्स पढ़कर खत्म कर लिया था। जहाँ पर दूसरे बच्चे खेला कूदा करते थे, पर उनका पढ़ाई पर बढ़ता प्यार उस समय उनके माता पिता को मंजूर नहीं था। वह टेस्ला को अपनी ही तरह एक प्रीस्ट बनाना चाहते थे। उनके पिता का यह कहना था कि उनकी ऑलरेडी लापरवाही से एक बेटे को खो दिया है और एक जो उनके पास बाकी है वो उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। और उन्होंने निकोला के स्कूल की पढ़ाई होते ही उन्हें घर बुला दिया। घर आते ही टेस्ला को कॉलेरा की बीमारी हो जाती है। वो भी इस तरह उन्हें जकड़ लेती है कि उनके सर पर मौत मंडराने लगती है। पर मौत को सामने देखने के बाद भी उनकी बस एक ही जिद थी कि उन्हें किसी भी हालत में इंजीनियरिंग करनी थी। निकोला के पिता के आगे बस दो ही रास्ते थे, एक उनके बेटे की मौत और दूसरा इंजीनियरिंग करने की इजाजत। टेस्ला की बिगड़ती हालत को देखकर उनके पिताजी ने एक दूसरा रास्ता अपनाया, ऑफ कोर्स। और इजाजत देने के कुछ दिनों बाद टेस्ला पूरी तरह से ठीक हो गए और उन्होंने इंजीनियरिंग करने के लिए अपना एडमिशन ऑस्ट्रिया के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में ले लिया। जो खत्म होते ही वह अपनी एसी करंट के इन्वेंशंस को लेकर सीधा जा पहुंचे थॉमस एडिसन के पास। पर एडिसन ने उनके एसी करंट के इन्वेंशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया और अपने डीसी करंट के ऊपर काम करने के लिए कहा, और कहा कि यही कॉन्सेप्ट चलेगा आगे जाकर मार्केट में। बट टेस्ला इससे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थे। उन्हें डीसी करंट में काफी सारे क्लॉज दिखाई दे रहे थे और इसलिए वो उस पर काम नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एडिसन की कंपनी को छोड़कर खुद की अपनी कंपनी शुरू कर दी, टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी करके। इस कंपनी ने दुनिया के सामने प्रोड्यूस किया अपना सबसे पहला एसी करंट और टेस्ला बन गए द फादर ऑफ द एसी करंट। और यहाँ से निकोला टेस्ला की जिंदगी ने एक अलग ही रुख ले लिया। इस सक्सेस के बाद से उनके जिंदगी में इन्वेंशंस का सिलसिला शुरू हो गया। उनके न्यू इन्वेंशंस के ऊपर उन्हें सक्सेस तो बहुत मिली, भले ही ऊपर ऊपर से ठीक लग रहा था, लेकिन उनके मन में विचारों की दौड़ चल रही थी। वह अपने इकलौते भाई से काफी अटैच हुआ करते थे और उनके भाई की यादें उन्हें सता रही थी, जिसका डायरेक्ट रिएक्शन उनके बिहेवियर में दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट उन्होंने लोगों से बात करना भी बंद कर दिया, और यह होना जायज भी है, क्योंकि बेनियन ट्रीटमेंट सेंटर के रिसर्च के मुताबिक 40% लोग जो ऐसी ट्रेजेडी से गुजरते हैं वो ग्रीफ कोस्टर से गुजरते हैं, जो कि वक्त के साथ कम होता रहता है। और ऐसा ही कुछ हुआ निकोला टेस्ला के साथ भी। निकोला टेस्ला आइसोलेट हो चुके थे और उन्होंने बात करना बंद कर दिया अपने दोस्तों से, और अकेले अपने भाई की यादों में खोआ करते थे, और वो अकेले काफी गुमसुम और रिजर्व रहा करते थे। इसी दौरान एक दिन वो अपनी बचपन की यादों में खोए थे, तब अचानक से उन्हें एक आइडिया आया। वह अपने ख्यालों से इतना परेशान हुआ करते थे, उनके दिमाग में आया क्यों ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जाए कि जो अपने दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं उसे ऑन स्क्रीन उतारा जा सके। इनफैक्ट टेस्ला फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए काफी फेमस थे और उनकी इमेजिनेशन इसके लिए इतनी शानदार थी कि किसी भी इन्वेंशन का वह पहले ही 3D इमेज अपने दिमाग में बना लेते थे और बाद में उसे पेपर पर उतारा करते थे। इसीलिए उन्होंने इस इन्वेंशंस के बारे में विजुअलाइज करके उन्होंने अपना थॉट आइडिया दुनिया के सामने पेश किया। उनका आइडिया काफी सिंपल था। दिमाग में हम जो कुछ भी सोचेंगे उसकी एक इमेज अपने रेटिना पर क्रिएट होगी और किसी सिंपल एपरेटस की वजह से
उसे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। सिंपली कहा जाए तो हमारी आंखें एक प्रोजेक्टर के जैसे काम करेगी, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा दिमाग एक खुली किताब के जैसे बन जाएगा। उनका आइडिया काफी सिंपल और यूनिक तो था, पर उनको उस वक्त यह नहीं पता था कि सच में रेटिना पर थॉट की इमेज क्रिएट होती भी है या कि नहीं, और इस शॉर्ट कमिंग की वजह से उस वक्त वह इस चीज को नहीं बना पाए। लेकिन प्रेजेंटली उनकी इस टेक्निक पर इस वक्त कई सारे साइंटिस्टों ने इसके बारे में रिसर्च किया। आज के समय में साइंटिस्टों को कामयाबी मिली है। साइंटिस्टों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे न्यूरॉन के मूवमेंट की वजह से उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि यस, थॉट को पिक्चराइज किया जा रहा है। हालांकि अभी भी इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट जारी है। अभी तक यह टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुए, लेकिन हम अभी काफी प्रॉमिसिंग स्टेज पर है। भले ही निकोला इस डिवाइस को बना नहीं पाए, पर उन्हें यह भरोसा था कि आज नहीं कोई तो उसे बना ही लेगा, और इसीलिए उन्होंने ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिसिटी पर अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू रखा। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर ली थी, पर सभी घरों में पहुंचाने के लिए वह एक डिवाइस की खोज में थे, एक ऐसा डिवाइस जो कि काफी छोटा और पावरफुल हो। और फाइनली उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो ऑसिलेशन की वजह से फाइनली करंट ट्रांसफर करता था, और इस डिवाइस का उन्होंने नाम दिया स्टीम पावर्ड ऑसिलेशन। पर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर अर्थक्वेक की मशीन में जाकर तकदीर हो गया। उन्होंने देखा कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एक सिस्टम में करंट फ्लो होता है, इसलिए उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो ऑसिलेट करके वेरियस फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करेगा, और जैसे ही इन फ्रीक्वेंसी से कोई भी फ्रीक्वेंसी सिस्टम के फ्रीक्वेंसी से मैच होगी, सिस्टम में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। पर जैसे ही उन्होंने इस डिवाइस को शुरू किया, उनकी पूरी बिल्डिंग ही हिलने लगी, मानो कि जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया हो। पर ऐसा क्यों हुआ, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने ओपेरा सिंगर्स को कांच तोड़ते हुए तो देखा ही होगा। दरअसल जब भी सिंगर्स गाना शुरू करते हैं तो उनके मुंह के पिच वाइब्रेशन की वजह से ग्लास हिलने लगते हैं, और उनके बढ़ते पिच के साथ ग्लास का वाइब्रेशन इतना बढ़ जाता है कि इवेंचुअली ग्लासेस ही टूट जाते हैं। और ऐसा ही कुछ टेस्ला के ऑसिलेटर के साथ भी हुआ। ऑसिलेशन का वाइब्रेशन इतना बढ़ गया कि उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्डिंग के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई, और नतीजन एक अर्थक्वेक आ गया। पर इस हादसे के बाद उन्होंने हार नहीं मानी, और इस डिवाइस को वो लेकर पहुंच गए न्यूयॉर्क की सड़कों पर। तभी उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई दी, और वहां जाकर उन्होंने इसे टेस्ट करने का फैसला किया। पर अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी उन्हें सेम यही रिजल्ट मिला। पर इस बार इस टेस्ट से उन्हें एक नए इन्वेंशन की इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने सोचा इलेक्ट्रिसिटी तो ना सही, पर इस चीज को कहीं और जगह तो यूज किया जा सकता है, और उन्होंने इस फेनोमेना को दो तरीके से यूज किया। एक, उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाने का सोचा जिससे जियोलॉजिस्ट अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर समझ सके और इसे रिक्रिएट कर सके। बेसिकली इसमें वाइब्रेशन को अंडरग्राउंड सेट करके और रिफ्लेक्ट हुई वेव को स्टडी किया जा सकता था। और दूसरा तरीका था इसे यूज करना कंट्री के पीस के लिए। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसे अगर दुश्मनों के किसी भी ट्रांसपोर्ट पर लगा दिया जाए तो वह चुटकियों में ब्लास्ट हो जाएगा। दरअसल निकोला टेस्ला उस दौर में बिलोंग करते थे जहां उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों देखा था। इस दौर में उन्होंने 120 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। उस वक्त वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्होंने यह ठान लिया था कि बाद में वो ऐसा कुछ जरूर करेगी कि ऐसे वॉर्स भविष्य में कभी ना हो। और इसलिए उन्होंने दो नए डिवाइसेस को इन्वेंट किया जिनकी मदद से चंद सेकंड के अंदर अंदर ही वॉर को रोका जा सकता है। और वो दो डिवाइस थे आर्टिफिशियल टाइड रे और दूसरा था डेथ रे। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल टाइडल वेव की। यह एक ऐसा डिवाइस था जिसमें एटॉम बॉम्ब जितनी पावर थी। इसका मैकेनिज्म काफी सिंपल था। सबसे पहले तो डिवाइस पानी में अलग अलग जगहों पर प्लेस करो, और जैसे ही कोई बैटल शिप उस रीजन में एंटर करेगी और वैसे ही रिमोट कंट्रोल की मदद से उसे ट्रिगर करो। उस डिवाइस से 30 से 40 मीटर लंबी जितनी टाइडल वेव जनरेट होगी जो कि पूरी की पूरी बैटल शिप को पानी में ही समा डालेगी। अब यह सब इन्वेंशंस को बनाना आसान बिल्कुल भी नहीं था। वो कई बार ऐसे एलिमेंट्स को भी अपने अराउंड सराउंड करते थे जो कि उनके नर्व्स को डैमेज्ड करने की क्षमता रखते थे, और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उनके नर्व्स के साथ अजीबोगरीब कुछ होने भी लगा था। उन्हें कई किलोमीटर दूर दौड़ रही ट्रेन की आवाज भी सुनाई देने लगी, और इतनी क्लियर कि उन्हें यह कंप्लेन होती थी कि कहीं वो बहरे नहीं हो जाए। वो 800 किलोमीटर दूर हो रहे थंडर तक को आसानी से सुन सकते थे। यहाँ तक कि एक छोटी सी मक्खी का किसी चीज से टकराना भी उन्हें सुनाई देता था। उनके दावों पर किसी ने बिलीव नहीं किया, और यही एक वजह भी है कि 1934 में हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा उनके पास एक ऐसा डिवाइस भी है, एक टेलीपोर्ट या फिर डेथ रे, जिसके चलते 400 किलोमीटर दूर किसी भी चीज को खत्म किया जा सकता है, या फिर किसी भी कंट्री के अराउंड एक ऐसा इलेक्ट्रिक फैंस प्रोड्यूस किया जा सकता है कि उसे किसी ने भी पार करने की कोशिश की वो वहीं पर जल कर राख हो जाएगा। उनके यह दावे पहले बातों की तरह सभी लोगों को बस एक ख्वाब लगी। इसलिए जब वह अपना डिवाइस लेकर
गवर्नमेंट के पास गए, उन्होंने इसे ट्राई करे बिना ही रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने किसी भी तरह की मदद करने से साफ मना कर दिया। टेस्ला ने कहा जो चीज सबको इम्पॉसिबल लग रही है उसे ऑलरेडी मैंने बना लिया है और बहुत ही जल्द मैं उसे लॉन्च करने वाला हूँ। सभी को उस घड़ी का इंतजार था जब टेस्ला अपने इन बड़े दावों पर खड़े उतरने वाले थे, लेकिन इससे पहले वह अपना डिवाइस लॉन्च कर पाते, न्यूयॉर्क के होटल में निकोला टेस्ला ने, जो उस वक्त अकेलेपन से ग्रस्त थे और मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस के अंदर अपना दम तोड़ दिया और उनके इस डिवाइस का राज भी उन्हीं के साथ ही दफन हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इनके डेथ रेट की सबसे स्ट्रेंज थिंग क्या थी? 300 से ज्यादा इन्वेंशंस के पेटेंट निकोला टेस्ला के पास होने के बावजूद अपने अंतिम क्षणों में होटल के बिल भरने तक के पैसे उनके पास नहीं थे। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई, उनके बनाए कई इन्वेंशंस कई बिजनेसमैन और साइंटिस्ट ने अपने नाम करवा दिए थे। अब सवाल यह आता है कि क्यों उन्हें इन्वेंशंस के लिए कभी रिकॉग्निशन नहीं मिला? उसकी बात हम करेंगे हमारे सेकंड पार्ट में। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस चैनल को लाइक करना मत भूलना।